नमस्कार दोस्तों, ये है एन सी ई आर टी की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है हिस्ट्री की। ठीक है ना। सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है उनका कोई तोड़ ही नहीं होता है भाई साहब। और वो हर एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है, और वह कोई सी भी लाइन उठा के दे सकते हैं, तो इसलिए हर एक लाइन हर एक फैक्ट याद होना ज़रूरी है। और जितने जहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को अपन देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रहे हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, चौहान थे। ये क्वेश्चन आया था। चौहान थे अजमेर में, दिल्ली में, मेवाड़ में, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है। तोमरों को ने परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। देहली वाल। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक बार फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जब याद करने क्या है इसमें, एक तो ये है तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, इन्हें परास्त किया था। कब? 12वीं सदी में। किनको? तोमरों को। किन्होंने? चौहानों ने। चौहान और किस नाम से जाने जाते हैं? चाहमान। अजमेर के देहलीवाल जाने वाले सिक्के, है ना। 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत को चुने हुए शहर, इसको देखते हैं। फिरोजाबाद, तेरहवीं और 14वीं दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, यमुना नदी का पुराना मार्ग, यमुना नदी का पुराना मार्ग, हौज खास, सीरी जहाँ पना है, दहली ए कोहना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, हौजे सुल्तानी। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम और है भाई, फिरोजाबाद। ये कौन सी है? ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी का पुराना मार्ग है। कौन सा? ये वाला। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, हौज खास, सीरी जहाँ पना, दहली कोहना, कुतुब मीनार, हौजे सुल्तानी। हौजे मुल्तानी नहीं है भाई, सुल्तानी। तुगलकाबाद, आदिलाबाद। जब कुतुब मीनार अलग है, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, दिल्ली कोना जहाँ पना है, सीरी, हौज खास। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, यमुना नदी। हौज खास, सीरी जहाँ पना है, दहली कोहना, कुतुब मीनार। जब ये क्या है? ये क्या है?
ये शायद पर्वत है या फिर पहाड़ी होगी, पता नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक, 13वीं सदी काल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद, है ना, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक बार फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक को देखकर दहली, कोना, सिरी और जहाँपनाह पहचानिए। दहली, कोना, सिरी। दहली, कोना तो एरिया, दहली एक कोहना, है ना, दहली एक कोहना, और सिरी और जहाँपनाह। कुतुब मीनार ये और ये हौज खास है। दिल्ली के शासक राजपूत वंश, तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी, 1165। आरंभिक 12वीं शताब्दी, आरंभिक 12वीं शताब्दी। तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी, 1165। अनंगपाल, 1130 से 1145, है ना, राजपूत वंश। आरंभिक 12वीं शताब्दी, 1165। अनंगपाल 1130 से 1145, 15 साल। फिर चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासन 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 1388। सैयद वंश 1414 से 1421। लोधी वंश बहलो लोधी 1451 1489। ये याद होना चाहिए। दिल्ली के शासक जब अनंगपाल तोमर है, आरंभिक 12वीं शताब्दी, 1165। अनंगपाल 1130 से 1145। फिर चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। जब इसमें आ रहा है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ओनली 4 साल, है ना। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, ओनली 16 साल, 1210 से 1236, यानी कि 20, 10, 30, 25। 26 है। क्रम पूछेगा वो। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का, यहाँ पर निम्नलिखित में से सम्मिलित है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले 1206 से 1210, 4 साल। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, 20, यानी कि 26 साल। रजिया ओनली 4 साल। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 76, यानी कि 21 साल। ये है 26 साल, ये है 66, 76, 86, 21 साल। ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, 36 से 40। रजिया गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287।
खिलजी वंश है। फिर 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, 6 साल। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, यानी कि 4 और 16 यानी कि 20 साल। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414। जब 16 हो गया ना, इसके बाद में है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 24, गयासुद्दीन तुगलक ओनली 4 साल। फिर मोहम्मद तुगलक 24 से 51, लगभग में 25 साल। फिरोज शाह तुगलक 1351 से यानी 50 और 30 80 यार, इसने काफ़ी साल टाइम शासन किया है। 500 6 7 8 80 38 साल सबसे ज़्यादा इसका है फिरोज शाह तुगलक। वैसे शाहजहाँ का है, शाहजहाँ औरंगजेब नहीं बा अकबर और औरंगजेब में है, सबसे ज़्यादा है औरंगजेब का, इसके बाद में शाहजहाँ का, शाहजहाँ के बाद में है फिरोज शाह तुगलक का। सैयद वंश 1414 से 1421, लोधी वंश 1451 से 1489। जब अपन को इनका क्रम भी याद करना है कि भाई जैसे कि तोमर के बाद में चौहान, फिर तुर्क, फिर पूछ लेगा वो गयासुद्दीन बलबन था, रजिया थी, तुर्क या मुग़ल, शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, खिलजी वंश है ना, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तोमर, चौहान आरंभिक तुर्की शासक, तोमर चौहान तोमर के बाद में चौहान के बाद में तोमर, चौहान के बाद तुर्क के बाद में खिलजी। अब खिलजी के बाद में कौन सा आएगा? खिलजी वंश के बाद में बता, है याद? तुगलक वंश है। तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश के बाद में लोधी वंश, सबसे लास्ट में है लोधी। यही तो बात है यार, याद कैसे करें सब। तोमर, चौहान प्रारंभिक तुर्की शासक, कोई दिक्कत नहीं, 1206 से 1290। लेकिन खिलजी वंश के बाद में खिलजी के बाद में तुगलक के बाद में है ना खिलजी के बाद में तुगलक के बाद में सैयद के बाद में लोधी। ज़्यादा नहीं है यार, बड़े यही हैं, एक तो तुर्क है और एक तुगलक है। जब तुर्क में और तुगलकों के बीच में है खिलजी वंश, तुर्क, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। अनंगपाल 1320 से 1145 की 1130 से 1145। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 36 से 40। गयासुद्दीन बलबन 66 से 87। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश 1210 से 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, खलजी वंश, गयासुद्दीन तुगलक। अनंगपाल का शासनकाल था 1130 से 1140, 1130 से 1148, 1141 से 1145, 1130 से 1145।
है ना। 1175 से 1192 पृथ्वीराज चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 10 से 36। ऐबक ऐबक के बाद देख ना, मेन बात बताऊँ तुझे। पहले तो इनका ये क्रम याद होना चाहिए कि तोमर है, यानी वंशों का। तोमर, तोमर के बाद चौहान, चौहान के बाद तुर्क, तुर्क के बाद खिलजी। और इनमें भी इनका क्रम होना चाहिए कि भाई ऐबक के बाद में कौन आया, इल्तुतमिश के बाद में कौन आया, और फिर रजिया के बाद में कौन आया। ऐसे जब पृथ्वीराज चौहान, जब कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, इल्तुतमिश, रजिया, फिर बलबन, फिर खिलजी है, जला है पहले, फिर अला है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद तुगलक है, और फिर हुसैन तुगलक है। ठीक है, सैयद वंश। अब चलते हैं आगे, आधी घंटा थी हमें लगी। सुल्तानों का अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। ये क्वेश्चन आ चुका है। तारीख का बहुवचन है, तारीख का बहुवचन है तवारीख। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रकाशक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रकाशक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। किसका है ये? फख्र ए मुदब्बिर ने लिखा था। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है? जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। विरासत में मिलता है जन्म सिद्ध अधिकार। कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद। स्त्रियां तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। न्याय चक्र। फख्र ए मुदब्बिर ने। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। उनके विचारों से सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। 36। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी और शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिर भी वह एक रानी को दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और नारी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राजा था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश।
राजा ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राजा था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी कहाँ की शासिका थी? आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में। बात कब की है? 1262, यानी कि 62, 72, 82, 82 या 20 साल, यानी कि 27 साल शासन किया था भाई रुद्रमा देवी ने। काकतीय वंश का राज्य था के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका भी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003, यानी कि 23 साल। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह इसलिए बड़ा संबोधन दिया होगा। तो 1262 से 1289 रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में है ना। और कश्मीर की रानी दिद्दा 1980 से 1003। रानी को यह इसने भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? क्योंकि रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी ना, इस वजह से। भारतीय समाज इतना विकसित या खुले विचारों का नहीं हुआ था जो एक अलग सामाजिक व्यवस्था को अपनाए। ठीक है ना, कि महिलाओं को राजा बनाए। और ये कम ही उदाहरण है महिलाओं के। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। खिलजी और तुगलक, जब सबसे बड़ा यही तो है। नहीं, खिलजी तुगलक नहीं है, सबसे बड़ा तो यह है। एक तो तुर्क है और इसके बाद में खिलजी है, फिर तुगलक है। लेकिन कुछ दिया है, इसकी डिटेल अब इसकी ही इसकी है, खिलजी की और तुगलक की। तुर्क की डिटेल दे दी, अब खिलजी और तुगलक है। खिलजी और तुगलक वंश के प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वदंगा कहा जाता है। कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। खलजी और तुगलक वंश के प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रकाशकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वदंगा कहा जाता है। वदंगा तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, विशेषकर इल्तुतमिश। बताइए गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? वदंगा। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है
उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? भाई वो एकदम वफादार होते थे, ठीक है ना, कभी भी अपने मालिक का अहित नहीं करते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंधुआ का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। फारसी तवारीख के लेखकों ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाले अजीज खुमार नामक कलाल अजीज खुमार नामक कलाल फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाय नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास जियाउद्दीन बनी ने इन नियुक्तियों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आपके ख्याल से बनी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, शायद ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ने अजीज खुमार नामक कलाल का मतलब है शराब बनाने और बेचने वाला, फिरुक हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची तथा लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। कौन कौन? अजीज खुमार कौन था? ये शराब बनाने वाला था। ये हज्जाम पता चल रहा है नाम से, है ना, फिरोज हज्जाम नाई था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची, है ना, और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बनी ने 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। आपके ख्याल से बनी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता कहलाते थे। भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। दोबारा देख लें। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। ये क्वेश्चन आया था ना कि भाई इक्ता किन के काल में थे? मुग़ल के, मराठों के, राजपूतों के
तुर्कों के। मुगल। पहली बार सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। इलाके। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता का आगे झुकने को वैध कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को वैध किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। दोबारा सुने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। राज्य स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को वैध किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। खराज यानी कि आधा हिस्सा मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस मादे का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनसे पेटने में सुल्तान की सेनाएं अचम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। इब्न बतूता कहाँ से आया था? यहाँ पर संबंधित है मोरक्को से। अगर मोरक्को नहीं है तो अफ्रीकी देश मोरक्को में भी भूकंप हो रहा है भाई, काफ़ी भयंकर 2023 में। मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं
जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही अनेक मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात यहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेना जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। खासतौर से किए गए औजारों से, मोरक्कों से 14वीं सदी में। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीकी 14वीं सदी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसक्सियन आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। खिलजी और मोहम्मद तुगलक 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। खलजी और तुगलक वंश का अंतर। प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। 1262 से 1289 के व्यवहार। रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी देवता 980 से 1003। रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289। आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289। दत्ता। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार। ठीक। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, सुल्तानों के अधीन दिल्ली चौहान, राजपूत वंश, तोमर, चौहान, प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गयासुद्दीन तुगलक। फिर है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। पंद्रहवीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा।
तुर्की शासक, फिर खिलजी वंश है ना, तुर्की शासक, फिर खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैद वंश है, फिर लोदी वंश है। यानी तुर्क, खिलजी और तुगलक, फिर सैद और लोदी है। तुर्क, खिलजी, फिर तुगलक, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर लोदी वंश। लोदी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य भरपूर रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समय भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545, ओनली 5 साल, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1545, ओनली 5 साल, है ना, 1530 से 1540 और 1555 से 56, एक साल ही शासन किया था। बाद में हुमायूं ने मुगल सम्राट 11 साल सम्राट लिया था। तब को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके उसमें अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी दुरुस्त बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 और 1605 ने जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। अब वो बात तो मान रहे हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले आएगा या फिर शेरशाह सूरी पहले आएगा? अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, फिर खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, खिजर खान, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 1489 लास्ट है। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 है अलाउद्दीन खिलजी, लोधी वंश। हाँ, जब बहलोल लोधी है उसको ही तो पराजित किया था बाबर ने, तभी तो मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगल में ही फिर बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। नहीं, बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर है या फिर शाहजहाँ है? जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी है काफ़ी पहले।
शेरशाह सूरी 1540 से 1545। सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती प्राप्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्य स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540-1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को सम्मिलित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाही की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। 1556 से 1605। जब उन्हें 5 अन्य हटा दे, लगभग में 50 साल बहुत होते हैं भाई। 50 साल यानी कि 4 तो ये 60, फिर 40 है ना, और 1, जब 4 और 1 5, लगभग में 50 साल है। ठीक भाई, 56 है और ये 5 है। जब 6 को हटा दे और 5 को हटा दे, जब 50 से 1600, हाँ, जब 50 साल लगभग। इससे पहले है सूरनीक, कितना 1540 से 1555। हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से 1556। शेरशाह सूरी 1540 से 1545, 1540-1545। इसके बाद में टक्कली किससे हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। फिर 15 वर्ष 1540 से 1555 शेरशाह सूरी ने 15 वर्ष है ना 40 से 55 शासन किया था। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 40 से 55 शासन किया। ठीक, आप अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान और आप सुल्तान द्वारा लगाए गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? बीज शब्द, एकता यानी प्रांत, तारीख तवारीख बहुवचन होता है, गैरीसन मंगोल, लिंग खराज 50% होता था ये। जैसे 2 बोरी हुई है तो 1 बोरी राजा की। दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? किस शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? अफ्रीका, मोरक्को से। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? मुक्ति। सुल्तान के आदेशों को उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? दिल्ली सल्तनत की में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? हाँ, किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आप भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? नहीं, अब अलग कारण है। पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है? क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखा चित्र बनाइए। एकता, तारीख, शेरशाह सूरी 1540-45, हुमायूं 1530 से 40 और फिर
55 से 56, 15 वर्ष 40 से 55, सूर्य। महासम्राट अकबर 56 से 1605। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व में ईरान में ट्राक्साक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इसके मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। ये बताइए किन के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में टाक्सियान पर यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। चंगेज खान के नेतृत्व में उज्बेकिस्तान पर हमला हुआ था 1219 में। टाक्साक्सियाना कहाँ है? उत्तर पूर्वी ईरान में। सरदार और उनकी किलेबंदी। कृषि पर खराज, मवेशियों पर तथा घरों पर, ये अलग है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर रही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता छोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरित कर दिया जाए। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। अजीज खुमार नामक कलाल क्या पेशा था? शराब बनाने और बेचने वाला। अजीज कुमार नामक कलाल। फिरोज अज्जाम ये नहीं था। मनका तब्बाख नामक बावर्ची बावर्ची खाने बनाने वाला। लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया। लड्डा तथा पीरा। नज़दीक से एक नज़र। बंदगा। इन गुलामों को फारसी में वंदगा कहा जाता था। वंदगा मतलब दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वंदगा यानी कि गुलामों को। चक्कर मत खा जाना भाई, बंदगा का मतलब वही है, गुलामों को ही कहा जाता था फारसी में वंदगा। तिद्दा 980 से 1003 है ना। रानी रुद्रमती 1262 से 1289 आंध्र प्रदेश। तिद्दा कश्मीर दीदी बड़ी बहन 1236। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।